हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9 के चैप्टर 2 का लेक्चर 2, जिसमें आज हम कवर करेंगे क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स। तो हमने लेक्चर 1 में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पूरा थ्योरी एंड कंसेप्ट समझा था अच्छे से। आज हम उस थ्योरी एंड कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं और हमें उन्हें कैसे सॉल्व करना है या फिर कैसे अप्रोच करना है। हम शुरू करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। तो हमने कल क्या बोला था कि क्वांटिटी ऑफ मोशन हम किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं मोमेंटम को। मोमेंटम हमें ये बताता है कि हमें किस अमाउंट में अमाउंट नहीं, मतलब किस प्रोपोर्शन में हमें फोर्स चाहिए होगी किसी भी बॉडी को रोकने के लिए। ठीक है, तो जैसे हमने कल गन बुलेट वाला एग्जाम्पल देखा था, फिर हमने ट्रेन वाला एग्जाम्पल देखा था, तो उससे हमने पूरा अच्छे से जो है मोमेंटम को समझा था। व्हाट इज़ द टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द गन बिफोर फायरिंग। अब एक गन है, गन के अंदर बुलेट है और ये पूरा ही सिस्टम किस में है? रेस्ट में है। रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या है? दोनों वेलोसिटीज़ क्या होंगी? ज़ीरो होंगी। जब दोनों वेलोसिटी ज़ीरो हैं तो आपका मोमेंटम टोटल कितना होगा बिफोर फायरिंग? ज़ीरो। ठीक है। व्हाट इज़ द यूजुअल नेम ऑफ द फोर्सेस विच कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी बट ओनली चेंजेस इट शेप। तो कल हमने पढ़ा था बैलेंस्ड फोर्स के बारे में। बैलेंस्ड फोर्स के बारे में हमने क्या बताया था? बैलेंस्ड फोर्स के बारे में हमने बताया था कि इसमें नेट फोर्स ज़ीरो होती है, और जब नेट फोर्स ज़ीरो होती है तो इसमें मोशन क्या होता है? निल। लेकिन हम इसमें शेप, साइज ये सब चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बैलेंस्ड फोर्स। नेम द अनबैलेंस्ड फोर्स विच स्लोज डाउन अ मूविंग बाइसिकल व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग। तो जब आप साइकिल चलाते हैं, है ना, आप सपोज करें साइकिल चला रहे हैं और आप बीच में पैडल करना बंद कर दें, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से आपकी साइकिल को कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन क्या वो कंटिन्यू रह पाती है? आंसर है नहीं। वो थोड़े टाइम, मतलब आपने अभी आप पैडल क्या है लगा रहे हो अपनी साइकिल में, फिर एक पॉइंट बाद आप पैडल लगाना बंद कर देते हो। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से आपकी साइकिल को चलते रहना चाहिए। लेकिन वो क्या होती है, जब आपने पैडल छोड़ दिया तो कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ टाइम तक वो चलती रहेगी, लेकिन उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी साइकिल। अब ऐसा क्यों? कौन सी अनबैलेंस्ड फोर्स है जो इस पे एक्ट करती है? तो आंसर है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? किस तरह की फोर्स है? एक अपोजिंग फोर्स है जो आपके मोशन को अपोज करती है। अब फ्रिक्शन लगता कैसे है? तो दो तीन तरह से आप फ्रिक्शन फोर्स मान सकते हैं। एक तो जो टायर्स हैं, ये जिस रोड के साथ कांटेक्ट में है वो रोड क्या कर रहा है? फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा एयर ड्रैग। एयर ड्रैग मतलब एयर का प्रेशर, एयर चल रही है, हवा चल रही है, तो काइंड ऑफ वो भी क्या प्रोवाइड करती है? एक तरह का एयर फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है। एयर फ्रिक्शन, रोड फ्रिक्शन, है ना। तो ये मेनली दो तरह की अपोजिंग फोर्स या रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं जो आपकी साइकिल को स्लो डाउन कर देती है। When a ball is dropped from a height, its speed increases gradually. Name the force which causes this change in speed. आंसर इसका जो है वो आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आंसर क्या है इसका? ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जाने से पहले कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इसको अभी हम यहीं तक रखेंगे। रीज़न इज़, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, आई थिंक हमारा नेक्स्ट चैप्टर या उससे नेक्स्ट चैप्टर ही ग्रेविटेशन के ऊपर है, तो उसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। और ये जैसे इसने लिखा है कि व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट इट स्पीड्स इंक्रीज ग्रेजुअली, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे इसकी स्पीड इंक्रीज करता है, तो ये सब चीज़ें हम क्या है उस चैप्टर में कवर करेंगे। अभी उस टॉपिक को लाना मैं नहीं समझता हूँ कि सही है। तो अभी आपके लिए सिर्फ आंसर जानना ज़रूरी है, वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडीज टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स देयर स्टेट और रेस्ट और मोशन। तो इनर्शिया,
इनर्शिया ही तो वो हमारी एक प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करती है किस में, स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन में। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। हम इनर्शिया को किससे मेजर करते हैं, तो हमने बोला था मास, जिसका जितना ज़्यादा मास उसका उतना ज़्यादा इनर्शिया, काइंड ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर आर जर्क्ड, मतलब एक गाड़ी है वो सामने जा रही है, ऐसे चल रही है, और अचानक से आप ब्रेक लगा दो, तो बताओ आप किस तरफ झटका खाओगे, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, सोच समझ के बताना है। तो आप कहाँ झटका खाओगे, यू बी जर्क्ड फॉरवर्ड। क्यों, ऐसा क्यों? अब देखो, जब आप कार में जा रहे थे तो कार का मोशन क्या था, ये, आपकी बॉडी का मोशन क्या था, ये। कार रुक गई, कार के साथ कार का जो फ्लोर है उसके साथ आपके पैर थे, आपके पैर भी रुक गए, लेकिन आपकी जो अपर बॉडी है वो अभी भी किस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी, इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्ट करेगी उस स्टॉपेज को जो रुका है, तो आपका बॉडी किस तरफ झटका खाएगी, आगे की तरफ, है ना। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। व्हेन अ स्टेशनरी कार स्टार्ट सडनली द पैसेंजर्स आर जर्क्ड बैकवर्ड। फिर वही केस है, अभी आपकी कार कहाँ है, रुकी हुई है, रेस्ट पे है। जब वो चलेगी तो वो किस तरफ चलेगी, इस तरफ चलेगी, लेकिन आपकी बॉडी क्या करेगी, इसको अपोज करने की कोशिश, और जब वो अपोज करने की कोशिश करेगी तो आप किस तरफ झटका खाएंगे, पीछे की तरफ। मतलब जो आपकी इनिशियल स्टेट थी, आपका जो जर्क है, आपको जो झटका है, वो भी उसी स्टेट में लगेगा, है ना। जैसे पहले गाड़ी आगे की तरफ जा रही थी और फिर स्टॉप की, तो आपको झटका कहाँ लगेगा, आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि इनिशियली आपका मूवमेंट किस तरफ था, आगे की तरफ था। और अब पहले आप स्टॉप में थे और स्टॉप से गाड़ी चली, जब स्टॉप से गाड़ी चली तो उसकी डायरेक्शन क्या थी, ये, तो आपको झटका किसके खाना है, इसके अपोज, है ना, क्योंकि आपको इसको रेजिस्ट करना है। तो रेजिस्ट करने के लिए आप झटका किस तरफ खाओगे, पीछे की तरफ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड गैलीलियोज लॉ ऑफ मोशन। इसमें तो इतना कुछ है नहीं। इफ देयर वर नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ and no resistance, a moving bicycle would go on moving fair. If there was no unbalanced force of friction and no air resistance, a moving bicycle would go on moving forever. मतलब अगर unbalanced force कौन सी, फ्रिक्शनल फोर्स, और रेजिस्टेंस कौन सा, एयर रेजिस्टेंस, जिसकी मैंने अभी एयर ड्रैग की आपसे बात की थी, वो। अब आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, जिनका वेटेज अराउंड 2 या 3 मार्क्स रहता है। एक्सप्लेन वाई इट इज़ ईजियर टू स्टॉप अ टेनिस बॉल देन अ क्रिकेट बॉल मूविंग विद द सेम स्पीड। तो आंसर आएगा मोमेंटम। मोमेंटम हमें क्या बताता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, और इसको हम मेजर कैसे करते हैं, mv से, क्योंकि m टेनिस बॉल के लिए कम होता है तो इसका क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कम होगा, और जिसका क्वांटिटी ऑफ मोशन कम होगा तो उसको रोकना आसान है एज़ कम्पेरेटिव टू जिसका क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से फ्रेम करेंगे। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बताना है, ठीक है, जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया, वो क्या है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट अ बॉडी ट्राइज टू रिमेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, वो सब, ठीक है। और उसके 2 एग्जांपल्स, जैसे कि आप वो कारपेट वाला एग्जांपल दे सकते हो, आप कार वाला एग्जांपल दे सकते हो, तो वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। गिव रीजन व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद द स्टिक द डस्ट पार्टिकल स्टार्ट्स कमिंग आउट। तो ये सब आपको बताना है, तो कैसे बताओगे कि इनिशियली कारपेट और डस्ट एक सेम सिस्टम का पार्ट है, लेकिन जैसे ही आप कारपेट को बीट करना शुरू करते हो तो कारपेट मोशन में आ जाता है और डस्ट पार्टिकल्स क्या हैं, वो रेस्ट में रहते हैं। कारपेट तो किस में आ गया, मोशन में, और डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो ट्राई टू रेजिस्ट दिस मोशन, दे ट्राई टू रेजिस्ट दिस मोशन ड्यू टू देयर इनर्शिया, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया, और इसकी वजह से जो हमारी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बाहर आना शुरू हो जाती हैं। व्हेन अ ट्री शेकन इट फ्रूट्स एंड लीव्स फॉल डाउन। तो इन सब का आंसर क्या है, इन सब का आंसर यही है
कि यहाँ पे कारपेट मोशन में था, यहाँ पे ट्री मोशन में आ जाएगा, यहाँ डस्ट पार्टिकल्स रेजिस्ट करेंगे मोशन को, यहाँ पे फ्रूट्स एंड लीव्स रेजिस्ट करेंगे। तो ये सब आपको लिखना है। और ये सब, अब मैं ये तो नहीं है कि आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर सारा लैंग्वेज बना के लिखूँगा, वो काम आपका है। मेरा काम तो आपको जो है कंसेप्ट एक्सप्लेन करने का है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने बुक्स पढ़नी है जाके। बुक्स रीडिंग मस्ट है। एनसीईआरटी पढ़ लो या कोई भी जो आपकी फेवरेट है। जैसे मैंने ये सब नोट्स क्वेश्चंस ये जो बनाए हैं, मैंने एस चंद पब्लिकेशन की बुक आती है उनसे बनाए हैं, क्योंकि मैं भी कभी उन्हीं की बुक से पढ़ा था, है ना। तो मैं वहाँ से नोट्स वगैरह लेता हूँ, थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। बट आप एनसीईआरटी, एस चंद पब्लिकेशंस कोई कुछ भी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी का मैंने जो पीडीएफ का लिंक है वो भी डाल रखा है, और अगर आपको परचेज़ करनी है फ्लिपकार्ट से, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल रखा है, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन वाई इट इज़ डेंजरस टू जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस। अब एक बात बताऊँ, ये क्या है? आपकी बस है। ये क्या है? आपकी बस है, और ये स्पीड से मूव कर रही है, और आप अपने आप को क्या समझ रहे हो? शक्तिमान, ठीक है। इसमें कंसेप्ट कौन सा लग रहा है? कंसेप्ट लगेगा इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप खड़े हो दरवाजे पे, आप कार में हो, इसमें बस में हो, और बस मूव कर रही है, तो इसका मतलब है आप भी मूव कर रहे हो। तो आपकी जो इनिशियल स्टेट है वो कौन सी है? मोशन की है। तो एक बात सोचो कि जब आप बस का भी मोशन किस तरफ है? इस डायरेक्शन में है। आप बस में हो तो आपका भी मोशन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है। अगर आप बस से एकदम जंप लगा दोगे, सपोज़ आपने चलती बस से जंप लगा दी, तो आप किस पोजीशन में आ गए? एकदम से रेस्ट पोजीशन में आ गए। लेकिन आपकी स्टेट क्या है? आपकी स्टेट क्या है? मोशन वाली है। क्यों? अब आपका इनर्शिया क्या, मतलब आपका जो इनर्शिया है वो इनर्शिया आपको क्या बोलेगा कि नहीं, तेरे को मोशन में रहना है, ठीक है। तो आप आगे की तरफ गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी टेंडेंसी है कि आप मोशन में ही रहना पसंद करोगे इंस्टेड ऑफ रेस्ट। चलते चलते बस जा रही है और आप अचानक से जंप मार दियो, तो मतलब आप मोशन में थे और अचानक से सडन रेस्ट पे आप आ गए, तो आपकी बॉडी हमेशा ट्राई करेगी क्या? कि आप मोशन में ही रहो। जब आपकी बॉडी ट्राई करेगी इनर्शिया की वजह से कि वो मोशन में ही रहे, तो आप आगे की तरफ एकदम से गिरोगे। इसलिए हमेशा एडवाइस की जाती है कि जब भी आप मतलब बस से पहली बात तो कूदना होता ही नहीं, कि बस जब रुके तभी आपको क्या है? नीचे उतरना है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको बस से उतरना भी है, तो बस की पहले स्पीड बहुत कम होनी चाहिए, और जब आप बस से उतरने की कोशिश करो तो आपको उसी डायरेक्शन में उतरते ही भागना है जिस डायरेक्शन में आपकी बस चल रही है। सपोज़ करो आपकी बस पहले 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। आपकी बस रुक नहीं सकती, लेकिन आपको एक स्टॉप पे बीच में उतरना है, ठीक है। सपोज़ करो कोई रैंडम स्टॉप है, वहाँ पे जनरली बस नहीं रुकती है, लेकिन आपको उतरना है वहाँ पे। तो ड्राइवर आपको ये बोलता है कि मैं बस की स्पीड कम कर दूँगा, मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर दूँगा, लेकिन मैं बस रोकूँगा नहीं, तुम उतर जाना। तो इस केस में आपको क्या करना है कि जैसे ही बस की स्पीड कम होगी और आपका स्टॉप आएगा, तो आपको पैर उतरते ही भागना है। भागना मतलब उसी स्पीड में आपको ट्राई करना है कि आप उसी स्पीड में भागो जिस स्पीड में आप जिस डायरेक्शन में आपकी बस चल रही है। तो इससे क्या होगा कि आप सडन रेस्ट पे नहीं आओगे, और जब आप सडन रेस्ट पे नहीं आओगे तो आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम रहेगी। कौन सी? मोशन वाली। फिर जब आप भागोगे उतरते ही, तो आप धीरे धीरे अपनी स्पीड कम कर सकते हो और अपने आप को रेस्ट में लेके आ सकते हो। तो इसलिए हमेशा एडवाइजेबल होता है कि अगर, वैसे तो उतरना ही नहीं है, चलती ट्रेन से चलती बस से बिल्कुल नहीं उतरना है, जब रुकेगी तभी। लेकिन अगर ऐसा कुछ इमरजेंसी है कि आपको चलती बस से उतरना है, तो पहले बस की स्पीड कम कराइए, ठीक है। वो स्पीड कराइए जिस स्पीड पे आप भाग सकते हैं नॉर्मली,
और जैसे ही आपको उतरना है तो आपको उतरते ही भागना है, एकदम स्टॉप नहीं होना है बिल्कुल भी, वरना आप नीचे गिरोगे और आपको बहुत ज़्यादा फेटल इंजरीज हो सकती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। एक्सप्लेन हाउ अ कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल्स विद अ सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड। अब आपने देखा होगा कि कराटे प्लेयर्स हैं, उसमें वाइट यूनिफॉर्म में रहते हैं, ठीक है, बीच फिर उन्होंने एक बेल्ट लगाई होती है, फिर वो क्या करते हैं अपने हाथ से, ठीक है, जैसे ये उनका हैंड है, अपने हैंड की इस पार्ट से वो इन टाइल्स को ब्रेक करते हैं। अब वो कैसे कर पाते हैं? तो कल हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इम्पल्स का। इम्पल्स में हमने क्या बोला था कि अगर हम बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत कम टाइम में लगा दें तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब मोमेंटम सडन मोमेंटम चेंज होता है। तो कराटे प्लेयर सेम चीज़ करते हैं। वो क्या करते हैं कि पहले तो वो थोड़ा सा अपना स्टांस बनाते हैं कि हाँ मेरे को तोड़ना है, वो 2-3 बार ऐसे आराम आराम से रख के देखते हैं यहाँ पे हाथ, फिर 2-3 बार जब उन्होंने ऐसे हाथ रख के देख लिया, फिर वो अचानक से हाथ लेके आते हैं और यहाँ पे टाइल पे मारते हैं, टाइल टूट जाती है सारी। वो कैसे टूटती है? वो क्या करते हैं, जब वो अपना हाथ पीछे से लेके आते हैं तो वो अपने अंदर फोर्स जनरेट करते हैं, अपने हैंड के अंदर फोर्स जनरेट कर ले, और वो जब पीछे से लेके हाथ आया और वो टाइल पे लगा तो उसके लिए वो बहुत कम टाइम लेते हैं, 0.2 सेकेंड, 0.3, और जब इतने मिनिमम टाइम के लिए इतनी ज़्यादा फोर्स जनरेट हो रही है और वो किसी पे अप्लाई हो रही है तो आपकी टाइल जो है वो ब्रेक हो जाएगी। अब एक चीज़ अगर हम ये करें कि भाई फोर्स तो इतनी रखें जितनी जनरेट हुई है, लेकिन अब हम क्या करें कि इस टाइम को बढ़ा दें, इसको 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड कर दे, तो हम उतनी फोर्स उस पर टाइल पे नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वो सडन इम्पल्स फील नहीं होगी टाइल को और वो ब्रेक ईजिली नहीं होगी। तो ये रीज़न है कि कराटे प्लेयर्स जो हैं ईजिली टाइल्स को ब्रेक कर पाते हैं। अ प्लास्टिक बॉल, अ क्ले बॉल ऑफ इक्वल मासेस, इक्वल स्पीड स्ट्राइक अ बॉल, फ्रॉम विच बॉल डज द बॉल रिसीव अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ मोमेंटम एंड वाई। एक प्लास्टिक बॉल है, एक क्ले बॉल है, इक्वल मासेस की। अब प्लास्टिक भारी होगी या क्ले भारी होगा ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि क्ले भी बहुत ज़्यादा भारी होती तो है। प्लास्टिक बॉल जनरली क्या होगी, अंदर से होलो होगी, ठीक है। देखो इसका कुछ भी आंसर हो सकता है, आई थिंक ये काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। अब पूरी प्लास्टिक की बनी है ये नहीं पता, बट लेट्स अज्यूम कि प्लास्टिक वाली होलो है, और अगर प्लास्टिक वाली होलो है तो इसका मास क्या होगा, सॉरी, ये वो चीज़ नहीं है। उसने ऑलरेडी बोल रखा है कि वो इक्वल मासेस एंड इक्वल स्पीड से स्ट्राइक कर रहा है, तो मुझे पता है कि मोमेंटम क्या है मेरा mv। तो जब मास भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, तो दोनों का मोमेंटम सेम होगा, तो वॉल सेम मोमेंटम रिसीव करेगी। वॉल जो है वो सेम मोमेंटम रिसीव करेगी। A moving bicycle comes to rest after some time if we stop pedaling it, but Newton's first law says a moving body should continue forever unless an external force acts on it. Explain the bicycle case. तो वही चीज़ इसमें क्या है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है, जो कि क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है, जो कि क्या है, फ्रिक्शन। एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, ये सब क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्स ही तो है, और क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है तो हमारे न्यूटन फर्स्ट लॉ को ओबे नहीं करेंगी, तो एक टाइम बाद जब हम पैडलिंग करना रोक देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारी जो बाइसिकल है वो रुक जाएगी। अ मैन थ्रोज अ बॉल ऑफ मास इतना ग्राम वर्टिकली अपवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ ये, तो मुझे पता है मास मेरा 0.5 किलोग्राम है, इनिशियल स्पीड उसने दे दी 10 मीटर पर सेकेंड। अब वो बोल रहा है कि इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, तो अगर मैं पी आई लिखूँ, पी आई मतलब इनिशियल मोमेंटम लिखूँ m इंटू यू, जो कि मेरा आ जाएगा 1/2 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये मेरा क्या है, इनिशियल मोमेंटम। दूसरे में वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ इट्स मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट। एक बात बताओ, ये आप हो, आपने इस बॉल को फेंका ऊपर, तो
हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बॉल रुकी तो जाएगी, एक हाइट तक जाएगी, उस हाइट के बाद ये फिर वापस नीचे आना शुरू हो जाएगी। पहले ऊपर गई एक हाईएस्ट पॉइंट तक, फिर नीचे आना शुरू हो जाएगी। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे गई तो इसकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। जब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो बस वो यही पूछ रहा था। A student says two forces act on a car after the engine is turned off. What are these two forces? Which one is mainly responsible for stopping the car? वो बोला कि इंजन से चल रही थी कार, फिर मैंने इंजन बंद कर दिया, थोड़ी देर तक कार चली, फिर वो स्टॉप हो गई। तो बताओ कौन सी दो फोर्सेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल है उसको रुकने के लिए। पहली बात तो फ्रिक्शन ही है, दूसरा एयर रेजिस्टेंस है। अब वो पूछ रहा है ज़्यादा कौन से काम करेगी, तो देखो मेनली तो फ्रिक्शनल फोर्स जो ग्राउंड की या रोड की वजह से लगती है वही हमारी होती है जो इसको कार को स्टॉप करती है, क्योंकि हमारे चारों टायर उसके कांटेक्ट में है। ठीक है, अब आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो जनरली आपके 4-5 मार्क्स में बनते हैं। व्हाट हैपन्स टू पैसेंजर्स इन अ बस व्हेन इट टेक्स अ शार्प टर्न। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जब हम थ्योरी कर रहे थे कि एक कंसेप्ट होता है इनर्शिया, और इनर्शिया में भी एक अंदर कंसेप्ट होता है क्या, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, अगर आप सडन टर्न लेते हो या सडन डायरेक्शन चेंज करते हो तो आपकी बॉडी हमेशा ट्राई करती है कि आप ओरिजिनल डायरेक्शन में ही रहोगे। तो जब बस मेरी शार्प टर्न लेगी तो पैसेंजर्स क्या हैं, एक साइड अपोजिट साइड, जिस तरफ हम टर्न ले रहे हैं उसके अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे। वाई आर रोड एक्सीडेंट्स एट हाई स्पीड्स मोर डेंजरस देन एट लो स्पीड्स। हमने बात की थी क्वांटिटी ऑफ मोशन की, क्वांटिटी ऑफ मोशन की, जो कि हमें पता लगता है मोमेंटम से। और हमने बोला था मोमेंटम mv होता है, अगर v ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा है, और मोमेंटम ज़्यादा है तो क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है। अगर कोई बॉडी ज़्यादा मोमेंटम ज़्यादा क्वांटिटी कंटेन कर रही है मोशन का, तो उसको रोकना उतना ही मुश्किल होगा। और अगर उसको रोकना उतना ही मुश्किल है तो जब वो टकराएगी तो उतनी ही ज़्यादा आपको क्या होंगी, फेटल इंजरीज होंगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स हाई स्पीड पे ज़्यादा डेंजरस होते हैं एज़ कम्पेयर टू लो स्पीड। क्यों? क्योंकि उनका क्वांटिटी ऑफ मोशन या फिर उनका मोमेंटम जो होता है, आप सिंपल मोमेंटम लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ मोशन आप आगे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, बट मेनली आप लिखेंगे क्योंकि उन बॉडीज़ का मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो क्या होती है, रोड एक्सीडेंट्स से प्रोन होती हैं। ये MC टाइप क्वेश्चंस हैं एंड ये आपको करने हैं, ठीक है, ये बहुत सिंपल है, ये आपके लिए है और ये आपको ही करने हैं। अब थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है, ये तो जनरली थ्योरी थे, जो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो थे। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो कैसे ऐसा क्यों कर रहा है वो सब। तो कंसेप्चुअल में सबसे पहला अपना क्वेश्चन है कि बताना है कि विच फिजिकल प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ अ जेट एरोप्लेन एंड अ रॉकेट। तो रॉकेट की हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। ये रॉकेट है, ये पीछे से एग्जॉस्ट छोड़ रहा है, तो ये रॉकेट ऊपर की तरफ कैसे जाता है, तो वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये एग्जॉस्ट गैसेस इस ग्राउंड पे फोर्स लगाती हैं और फिर वो ग्राउंड बोलता है कि तू मेरे पे फोर्स लगा तो मैं भी तेरे पे फोर्स लगाऊंगा, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होती है तो इसकी वजह से एग्जॉस्ट गैसेस नीचे की तरफ बर्न होती है और हमारा रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा एरोप्लेन, ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा एरोप्लेन, कि हमारा एरोप्लेन कैसे उड़ता है। एरोप्लेन में यहाँ क्या होते हैं, इंजन्स होते हैं जो हवा पीछे की तरफ ऐसे पुश करते हैं। जब ये हवा को पीछे की तरफ पुश करें तो हवा इसको आगे की तरफ पुश करेगी, तो इसी वजह से हमारा जो जेट एरोप्लेन है वो उड़ पाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूमेरिकल्स, अ गर्ल वेइंग, तो लड़की का वेट है 25 किलोग्राम
exerts a 250 न्यूटन फोर्स ऑन द फ्लोर, और ये 250 न्यूटन की जो है फोर्स अप्लाई करिए फ्लोर पे, तब ये बताना कि फ्लोर उस पर कितना एग्जर्ट करेगा। तो थर्ड लॉ हमें क्या बोलता है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का मतलब क्या है, जितना लड़की उस फ्लोर पे फोर्स लगा रही है उतना ही फ्लोर उस लड़की पे फोर्स लगाएगा। तो आंसर क्या होगा 250 न्यूटन, कि सेम मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन डिफरेंट होगी। Why does a boat move backward when a boatman pushes the bank with the oar? तो अब देखो ये आपकी बोट है, यहाँ पे क्या है बोटमैन, और बोटमैन के हाथ में क्या है चप्पू, मतलब ओर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ओर, जिससे वो पानी धकेलते हैं। तो वो ये बोलता है कि जब इस ओर से वो पानी, इस ओर को पानी में डालता है और इसको ऐसे आगे की तरफ धकेलता है, तो हमारी बोट पीछे की तरफ क्यों जाती है, समझ रहे हो। तो वही थर्ड लॉ, जब ये और पानी पे आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो पानी हमें किस तरफ फोर्स लगाए, पीछे की तरफ फोर्स लगाए, और पानी में क्या तैर रही है, बोट तैर रही है, तो इसलिए हमारी बोट पीछे की तरफ जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, न्यूटन्स थर्ड लॉ। वाई डज द गनमैन गेट अ जर्क ऑन फायरिंग अ बुलेट? तो आंसर है भाई वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इन सब का आंसर भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, सही बताऊं तो, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन्स थर्ड लॉ गोज हैंड इन हैंड। मतलब ये इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाली चीज़ आती ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी आप बोल सकते हो कि वो चीज़ आती ही कहाँ से, न्यूटन्स थर्ड लॉ से। बट इन जनरल आप इसको थर्ड लॉ लिखोगे, इन जनरल आप इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखोगे। ठीक है, तो बस ये फ़र्क है। ठीक है, वरना दोनों क्या है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। एक चीज़ होगी तो दूसरी भी होगी, दूसरी चीज़ हो रही है तो वो पहले की वजह से हो रही है, इस तरीके से। ठीक है, इफ़ एक्शंस इक्वल्स रिएक्शंस वाई कैन अ हॉर्स पुल अ कार्ट? ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब डिफरेंट है एंड काफ़ी सोचने वाली चीज़ है। वो ये बोल रहा है कि ये हमारा हॉर्स है, ठीक है, और फिर इस पे हमने क्या बांधी हुई है, एक कार्ट बांधी हुई है, कार्ट, वो जो बुग्गी जिसको बोलते हैं वो बांधी हुई है, ये रही वो बुग्गी। अब ये बोलता है कि जब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है तो फिर ये जो हॉर्स है ये इस कार्ट को पुल क्यों कर पाता है। आप समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है, कि अगर ये हॉर्स इस कार्ट को पुल कर रहा है तो इस कार्ट को भी हॉर्स को पुल करना चाहिए, सेम फोर्स है, जो कि हमारा थर्ड लॉ बोलता है कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, है ना, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। थर्ड लॉ से हमें ये चीज़ पता लगती है। तो फिर भी ये हॉर्स इस पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन फिर भी हॉर्स इस पे फोर्स लगा रहा है तो कार्ट को भी हॉर्स पे फोर्स लगाना चाहिए, और जहाँ पे ये खड़े हैं वहीं पे खड़े रहना चाहिए, लेकिन ये तो मूव करते हैं। अब ऐसा क्यों, तो इसको थोड़ा सा चीज़ें क्या हैं अपने को समझनी है। तो देखो ये जो सिस्टम है ये कैसे एक्ट करता है, देखो कार्ट एंड हॉर्स एक सिंगल सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं। यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करते हैं, एक सिंगल सिस्टम की तरह। क्यों, क्योंकि कार्ट किससे बंधी हुई है, हॉर्स से बंधी हुई है, तो जैसे जैसे हॉर्स का मूवमेंट होगा वैसे वैसे कार्ट का मूवमेंट भी होगा। हाँ, एक तरह का एक सिंगल सिस्टम है, लेकिन अगर उसमें सब सिस्टम में जाए तो ये दोनों अलग अलग हमें इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली तीन चीज़ें हैं जो रोल प्ले कर रही हैं, दो सिस्टम है एक्चुअली मेन जो रोल प्ले। पहला तो है एक कार्ट हॉर्स सिस्टम, दूसरा है एक ग्राउंड सिस्टम। अब एक्चुअली जब हॉर्स फोर्स लगाता है तो हॉर्स इस ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है, जो मेन फोर्स लगा रहा है वो ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है। तो जो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाली चीज़ होगी वो किसके बीच में होगी, हॉर्स एंड ग्राउंड के बीच में। लेकिन क्योंकि कार्ट इस हॉर्स के साथ जुड़ा हुआ है तो ये सिंगल सिस्टम की तरह एक्ट करता है। बट अगर मैं इसके भी सब सिस्टम में जाऊँ तो कार्ट भी हॉर्स पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी।
लेकिन क्योंकि ये जो हॉर्स और ग्राउंड वाला जो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है, इसकी जो फोर्स है वो ग्रेटर होती है किससे, जो कार्ट इस पे हॉर्स पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। अब क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स है, हॉर्स ने ग्राउंड पे लगाई, ग्राउंड ने हॉर्स पे लगाई, उसका मैग्नीट्यूड सपोज करो Fg है। अब क्योंकि कार्ट हॉर्स के साथ अटैच्ड है तो इनमें भी आपस में एक सिस्टम बना हुआ है, तो हॉर्स ने कार्ट पे लगाया, कार्ट ने हॉर्स पे लगाया, तो समझ लेते हैं वो Fc है। क्योंकि ये ग्राउंड वाले जो है ये फोर्स हमेशा ज़्यादा होती है इस कार्ट वाली से, लेकिन कार्ट वाली से इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। और जब अनबैलेंस्ड फोर्स होती है तो हमने क्या बोला था, मोशन होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसको एक और, अब ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा ग्राउंड वाली फोर्स ज़्यादा ही हो। अगर मैं इस कार्ट में एक 500 kgs का सामान रख दूँ, तब हो सकता है इसको ये जो हॉर्स है इसको पुल ही ना कर पाए। क्यों? क्योंकि अभी Fc ज़्यादा हो गया Fg से। ठीक है, तो ये बात है। इन जनरल घोड़े इसलिए पुल कर पाते हैं क्योंकि उस कार्ट में सिर्फ उतना ही लोड रखा जाता है जितना जनरली ये हॉर्स उसको घसीट सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये सिस्टम, सब सिस्टम और ये जो दो सिस्टम वाली स्टोरी चली कि बेसिकली इसमें दो सिस्टम एक्ट करें, एक ग्राउंड वाला सिस्टम और एक हॉर्स कार्ट वाला कंबाइंड सिस्टम। और क्योंकि ग्राउंड वाला सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव है इस कार्ट और हॉर्स वाले सिस्टम से, इनकी फोर्स ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा हॉर्स क्या कर पाता है, पुल कर पाता है। इफ़ अ मैन जम्प्स आउट ऑफ अ बोट, ये मैन है और इसने जंप लगा दी बाहर की तरफ। जब ये जंप लगाई तो ये खुद तो आगे की तरफ धकेला, ठीक है, इसने इसको बोट को किस तरफ धकेला होगा, पीछे की तरफ। मतलब इसने फोर्स लगाई तो इसने फोर्स किस पे लगाई, बोट पे, तो बोट पीछे की तरफ गई और बोट ने इंसान पे लगाई होगी थर्ड लॉ से, तो इंसान कहाँ गया, आगे की तरफ। तो इसलिए जब एक इंसान एक बोट से छलांग लगाएगा तो वो आगे की तरफ जाएगा और बोट हमारी क्या जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ स्लिपरी रोड। मतलब आप अपने घर पे हैं, आपके घर में टाइल्स लगी होंगी या फिर पत्थर लगा होगा और उस पर आप ऑयल गिरा दो, मस्टर्ड ऑयल, कोई भी ऑयल गिरा दो, और फिर आप उस पर चल के देखो तो आप बार बार उस पर गिरोगे। ऐसा क्यों? रीज़न इज़ स्लिपरी रोड पे फ्रिक्शन कम होती है, फ्रिक्शन कम होती है। अब थोड़ा फ्रिक्शन इतना बार बार आ रहा है और अभी तक हमने पढ़ा भी नहीं है, तो एक बार फ्रिक्शन को जान लेते हैं कि एक्चुअली फ्रिक्शन है क्या चीज़। ठीक है, फ्रिक्शन का पता, और फ्रिक्शन लगती कैसे, क्यों लगती है। तो देखो अभी क्या है, अभी क्या बोलते हैं, सपोज़ करो आपके हाथ में पेन है, ठीक है, ये आपके हाथ में क्या है, एक पेन है। आपको ये पेन की बॉडी ऐसे लग रहा होगा बहुत स्मूथ है, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ है। लेकिन जब आप इसके मैक्रोस्कोपिक पे जाओगे, मतलब आप इसको किसी माइक्रोस्कोप वगैरह से देखोगे और इस पार्ट पे कंसंट्रेट करोगे, तो आपको देखेगा ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ऐसे जिग जैग जिग जैग। आपका हाथ है, आपका हाथ आपको लगता है कि ऐसे स्मूथ है। सपोज़ करो ये आपकी फिंगर है, ठीक है, ये क्या है, आपकी फिंगर्स हैं, ये हैं आपकी फिंगर्स। आपको ये लग रहा होगा आपकी फिंगर्स बहुत स्मूथ है, लेकिन जब आप भी अपने फिंगर्स की मैक्रोस्कोपिक उस पर जाओगे तो ये भी क्या है, इस तरह जिग जैग है। आप पेन को पकड़ ही इसलिए पा रहे हो क्योंकि ये वाला पार्ट इस पार्ट में आके इंटरलॉक हो जाता है। मतलब ये एक है और ऊपर से मैंने ये एक ऐसे डालती, तो जब दो जिगजैग वाली चीज़ आपस में पकड़ी गई तो क्या हो जाती है, इंटरलॉक। इस वजह से आप पेन को पकड़ पा रहे हो, आप इस कुर्सी पे बैठ पा रहे हो, आप किसी भी चीज़ को होल्ड कर पाते हो, आप लिख पाते हो। अगर हर चीज़ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाए, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके ऐसे बिल्कुल स्मूथ है, तो आप उस चीज़ को कभी पकड़ ही नहीं पाओगे, वो आपके हाथ से स्लिप हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो इंटरलॉकिंग है किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के सर्फेसिस की,
यही क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स। इसी की वजह से जब टायर है, जो साइकिल का टायर है, इसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी ऐसे जिगजैग होगा, रोड है, रोड भी ऐसे जिगजैग होगा। तो जब ये आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं तो ये स्पीड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, इनसे ओवरकम करना मुश्किल हो जाता है। तो ये होती है हमारी फ्रिक्शन, और ये इंटरलॉकिंग की वजह से होती है ये सब, ठीक है। तो इसलिए स्लिपरी रोड मतलब क्या होगा कि उसमें स्मूथनेस ज़्यादा होगी, इंटरलॉकिंग कम होगी, और जब इंटरलॉकिंग कम है, स्मूथनेस ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे फिसलना मतलब फिसल सकते हो, इसलिए वहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है वॉक करना। एक्सप्लेन वाई अ रनर प्रेसेस द ग्राउंड बिफोर रनिंग। आपने देखा होगा ओलंपिक्स वगैरह में, नेशनल गेम्स वगैरह में, वो क्या होता है, एथलीट्स क्या होता है, अपने पैर को ना एक चीज़ पे ऐसे एक स्प्रिंग टाइप कुछ चीज़ होती है, ठीक है, ऐसे इस पे अपना पैर रखते हैं और बहुत तेज़ से दबा के रखते हैं इसको। ऐसा क्यों? जब उन्होंने इस पैर को इस पे दबा रखा है, इस पे फोर्स लगाना है, तो ये जो स्प्रिंग जैसी चीज़ है या कुछ है, ये भी इस पे फोर्स लगाएगी, तो इससे उनको एक मोमेंटम मिलता है कि वो शुरू से ही तेज़ भागना शुरू कर सकते हैं। वो जो एथलीट का फुट है वो इस स्प्रिंग जैसी चीज़ पे, या फिर वो ग्राउंड, अगर वो सिंपल ग्राउंड पे भी है तो ग्राउंड पे ना बड़ी तेज़ से दबा के रखता है अपने पैर को। तो होता है कि जब वो फुट ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है तो ग्राउंड भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा, और जब आपके पास फोर्स है तो समझ लेना आपके पास मोमेंटम हाई है, और मोमेंटम हाई है तो आप बहुत तेज़ी से भाग सकते हो। वाई आर सीट बेल्ट डिजाइंड टू स्ट्रेच स्लाइटली टू एब्जॉर्ब मोमेंटम। एफ क्या होता है मेरा, डेल पी बाई डेल टी। अगर मेरी सीट बेल्ट स्ट्रेच हो रही है तो इसका मतलब है क्या है, मैं डेल टी को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, और अगर मेरा डेल इंक्रीज़ हो रहा है तो मेरा फोर्स कम होगा, तो हमें इंजरीज नहीं आती। वाई डू पैराट्रूपर्स रोल अपॉन लैंडिंग। पैराट्रूपर्स होते हैं कि जो हवा में ऐसे पैराशूट्स वगैरह का यूज़ करते हैं, है ना, वो एक कुछ जैकेट टाइप सी होती है, उसके थ्रू फ्लाई करते हैं, और जब उनको लैंड करना होता है ना, तो या तो बहुत तेज़ी से भागते हैं जब वो लैंड पे आते हैं, या फिर वो रोल करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा क्यों? तो देखो, जब वो उड़ रहे हैं तो किस में है, मोशन में, उनकी एक स्पीड है बढ़िया, उनका एक मोमेंटम बना हुआ है, वो मोमेंटम बना हुआ है। और जैसे वो ग्राउंड पे आए और वो एकदम से आके अपने को कोशिश करें कि मैं रेस्ट पे आ जाऊं, तो होगा क्या, इनर्शिया एक्ट करेगा। इनर्शिया बोलेगा नहीं भाई, मैं हूँ, अगर तू मोशन में है तो मैं मोशन में ही रहने की कोशिश करूँगा, मैं रुकूँगा नहीं। लेकिन आप दिमाग से ढीठ, आपको फिज़िक्स से फ़र्क नहीं पड़ता, आप बोलोगे कि मैं तो रुकूँगा, लेकिन फिज़िक्स के ऊपर किसी का बस थोड़ी चला। फिज़िक्स तो फिज़िक्स है, लॉस तो कभी आज तक बिगड़ा ही नहीं, है ना। लॉस तो आज तक कभी मतलब इनवैलिडेट हो ही नहीं सकते। तो इनर्शिया आपको मोशन में ही रखेगा, आपकी बॉडी को, आप रेस्ट में आ चुके हैं, तो इससे होगा क्या, आप अगर ऐसे सीधा आके खड़े हो गए, आपका इनर्शिया आपको बोलेगा चल आगे की तरफ, आपके पैर रेस्ट पे आ गए तो आप सीधा नीचे की तरफ गिरोगे, आपका मुंह एकदम धरती में लगेगा, आपका सर फट सकता है, खून आ सकता है आपके शरीर से, ये वो, तो आपको फेटल इंजरीज हो सकती हैं। तो इसलिए पैराट्रूपर्स क्या करते हैं, अपने मोशन को मतलब लैंड करने से पहले अपने मोशन को मोशन में ही कन्वर्ट करते हैं, ताकि उनका इनर्शिया तो उनको बोलेगा कि तुम मोशन में रहे। उनकी लेग्स भी फिर वो, अगर वो मोशन में हैं तो वो क्या करते हैं, उस मोमेंटम को बरकरार रखते हैं और फिर धीरे 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 स्लो कर लेते हैं अपने आप को, जिससे क्या है, वो लैंड जो है सेफली कर पाते हैं। वाई वुड एन एयरक्राफ्ट बी अनेबल टू फ्लाई ऑन द मून। मून पे कभी वो नहीं होता, एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं करता। अब एयरक्राफ्ट फ्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए। मून पे एटमॉस्फेयर है नहीं। अब हमें एटमॉस्फेयर क्यों चाहिए मून, मतलब एयरक्राफ्ट फ्लाई करने के लिए, तो जैसे हमने बताया अभी पीछे क्वेश्चन किया था कि ये जो है यहाँ पे इंजन्स लगे हैं, पीछे की तरफ क्या है, हवा को धकेलते हैं, और हवा फिर इनको आगे की तरफ धकेलती है, और हवा कहाँ पे है, एटमॉस्फेयर में। और अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो किस पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, किसी पे भी नहीं लगेगा, और जब लगेगा ही नहीं तो एयरक्राफ्ट फ्लाई कैसे करेगा।
तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए हम वहाँ एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकते। अब बुलेट फायर्ड, बुलेट का मास है MB 60 ग्राम और गन का मास है कितना 5 किलोग्राम्स। और इसको अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ तो ये बनेगा हमारा 0.06 किलोग्राम। और बुलेट लीव करती है UB 500 मीटर पर सेकंड से। तो अपने को बताना है रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी। तो रिकॉइल वेलोसिटी सिंपली हो जाएगी कितनी, देखो हमें पता है कि 0 इज इक्वल टू क्या होगा MB इंटू U प्लस MG इंटू V। तो यहाँ से अगर मैं V निकालना चाहूँगा तो मेरा क्या आएगा MB माइनस MG इंटू U। बुलेट का मास कितना है 0.06, MG का मास कितना है 5 और ये कितना है 500। तो सिंपली आंसर कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड से आपकी जो गन है वो क्या करेगी रिकॉल करेगी। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बुलेट का मास 10 ग्राम दे रखा है और वो ट्रैवल कितने से कर रही है, वो 200 मीटर पर सेकंड से कर रही है। और वो क्या है टारगेट में एम्बेड होती है और उस टारगेट का वेट कितना है 2 किलोग्राम। तो बताओ उस टारगेट की स्पीड क्या होगी। फिर वही बात कि इनिशियल मोमेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगाएंगे। इनिशियली मोमेंटम क्या था 0 था, क्योंकि टारगेट तो मूव नहीं कर रहा था और जब टारगेट मूव नहीं कर रहा था तो मतलब इनिशियली मोमेंटम 0 है। लेकिन जब वो टारगेट में बुलेट घुस गई तब अपने पास एक मोमेंटम आएगा और आफ्टर मोमेंटम और ये वाला मोमेंटम सेम रहना चाहिए, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रहना चाहिए। तो बस क्या है हम लगा देंगे MB इंटू UB प्लस MT इंटू V। तो यहाँ से V कितना आ जाएगा माइनस MB बाई MT इंटू UB। और फिर इसको पहले 10 ग्राम को उसमें कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 ग्राम अपॉन 2 किलोग्राम अपॉन 200 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर कितना आ जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड। पीछे भी आपको माइनस साइन लगाना है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होती है। 2 किलोग्राम बॉडी इज रेस्ट, M1 ले लेते हैं कि 2 किलोग्राम है। वट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेक इट मूव एट, मतलब U 0 दे रखा है और V उन्होंने दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहे हैं कि कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी कि वो 0 से 30 मीटर पर सेकेंड में चले जाए 1 मिनट में। तो टाइम 1 सेकेंड में 1 सेकेंड और हमें फोर्स बतानी है। तो फोर्स कितना होता है M इंटू A। M दे रखा है 2 किलोग्राम, A मैं निकाल लूँगा V माइनस U बाई T करके। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 30 माइनस 0/1। तो आंसर आएगा 16 न्यूटन। तो 16 न्यूटन की अपने पास फोर्स रिक्वायर्ड होगी अगर मुझे एक 2 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को 0 से 30 मीटर पर सेकेंड पे पहुंचाना है 1 सेकेंड के अंदर। M1 दे रखा है दोबारा 5 किलोग्राम और उसका वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। एक फोर्स एक्ट करती है उस पर कितने टाइम के लिए 25 सेकेंड के लिए और वो रीच कर जाता है फाइनल वेलोसिटी पे जो कि है कितनी 35 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहे कितनी फोर्स है, फोर्स कितनी होती है M इंटू A। M मेरा 5 है, A मैं V माइनस U बाई T से निकाल लूँगा जो कि कितना बनेगा 5 इंटू V 35 माइनस 10 बाई 25। तो आंसर कितना आएगा 5 इंटू 1। तो आंसर कितना है 5 न्यूटन की फोर्स। फॉर हाउ लॉन्ग should a 100 Newton force act on a 20 kilogram body so that it reaches 100 meter per second। U 0 दे रखा है, V 100 दे रखा है, F दे दिया, M दे दिया, T निकालना है। तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ F इज इक्वल टू M, एक जगह V माइनस U बाई T लगाओ, वहाँ से T निकाल लो। 3 किलोग्राम गन MG 3 है, बुलेट फायर कर रही है कितना 30 ग्राम का। इसको मैं 0.03 किलोग्राम लिख लेता हूँ। आपको सारी चीज़ें ऐसा यूनिट्स में लेके जानी है, ठीक है। और बुलेट को वो बोल रहा है कि उसको 0.003 सेकेंड लगते हैं कहाँ से U इज इक्वल टू 0 से V इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड तक जाने में। तो बताओ रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी और फोर्स ऑन द गन कितनी होगी। ठीक है जी, हम फोर्स ऑन द गन भी निकाल लेंगे।
एंड ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, रिकॉइल वेलोसिटी। अब रिकॉइल वेलोसिटी के लिए मुझे पता है कि 0 इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ बुलेट इनटू यू ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इनटू क्या होगा, ये वेलोसिटी ऑफ द गन। अब मुझे v निकालना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -mb/mg इंटू यू बी। अब mb कितना है, mb मेरा है 0.03, mg कितना है मेरा 3, और v कितना है मेरा 100। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आ गया, -1 मीटर पर सेकेंड। अब फोर्स ऑन द गनमैन निकालना है, ठीक है। तो फोर्स कितना आ जाएगा, m इंटू ए। अब क्योंकि गनमैन ने गन होल्ड कर रखी है, तो यहाँ मास कितना किसका आएगा, गन का 3। ए क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। v कितना है 3 इंटू -1, u कितना था इनिशियली तो रेस्ट में थी, और टाइम कितना लगा 0.003। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आंसर आता है -3/3 इंटू 1000। तो आंसर आता है -1000 न्यूटन। -1000 न्यूटन मतलब वो जो गनमैन है वो इतनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि फोर्स ऑन गनमैन के लिए हमने मास गन का क्यों लिया, क्योंकि उसने वही होल्ड कर रखी है, और रिकॉइल वेलोसिटी उसकी आई थी v, और u तो हमें पता है इनिशियली तो गन क्या होती है, रेस्ट में ही होती है। A force of 10 Newton is applied to a body of mass m1 and produces an acceleration of इतना। तो मतलब f1 दे रखा है कितना 10 न्यूटन, a1 दे रखा है कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से m1 कितना आ गया, यहाँ से m1 आ गया 2। क्यों, f इज इक्वल टू m ही होता है, f दे रखा है a दे रखा है, तो m निकाल लेंगे, तो m कितना आया 2 किलोग्राम m1। The same force is applied to a body of mass m2 and produces an acceleration of this। अब बोल रहा है कि f2 भी 10 न्यूटन है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन कितना है a2 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए m2 कितना आ जाएगा, 1/2 किलोग्राम, ठीक है। फिर वो बोलता है कि अगर इन दोनों मासेस को एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया जाए और सेम फोर्स अप्लाई किया जाए, तो बताओ अब एक्सेलरेशन कितना होगी। अब मेरा जो टोटल मास है mt वो कितना हो जाएगा, 2 + 1/2 मतलब 5/2 किलोग्राम। फोर्स इस पे भी कितनी लग रही है 10 न्यूटन, तो हमें बताना एक्सेलरेशन कितनी है। तो आंसर कितना हो जाएगा 10 न्यूटन बाय 5/2 किलोग्राम। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको इस तरीके से चलना है। 2 हॉकी प्लेयर्स P1 जिसका मास 60 किलोग्राम है और P2 जिसका मास 55 किलोग्राम है, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड 6 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली कोलाइड। तो इसका मतलब है कि ये चला था 5 मीटर पर सेकेंड से, ये चला था -6 मीटर पर सेकेंड से। ये डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं किसी एक में क्या ले लूँगा, माइनस साइन ले लूँगा। मैंने डिसाइड किया है कि मैं P2 में माइनस साइन लूँगा। वो कोलाइड कर जाते हैं और एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अब उनकी कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, तो मुझे पता है कि इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम के। अब फाइनल मोमेंटम कौन सा है, जब वो आपस में चिपक गए। इनिशियल मोमेंटम कौन सा है, जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आपस में बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, P1 इंटू U1 प्लस P2 इंटू U2 इज इक्वल टू P1 प्लस P2, और इनकी जो कंबाइंड वेलोसिटी होगी V। अब P1 U1 कितना है 60 इंटू 5, दूसरा कितना है 55 इंटू -6, और ये P1 प्लस P2 कितना बन जाएगा 115 इंटू V। अब ये 300 और ये कितना आ जाएगा 330 अपॉन में 115। तो ये मेरी क्या आ गई कॉमन वेलोसिटी, मतलब 30 अपॉन 115 माइनस का ये 5 से मैं इनको काट लूँगा, तो ये आपकी क्या आ जाएगी -6/23 मीटर पर सेकेंड आपकी क्या आ जाएगी, कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी। अब
ये माइनस साइन वो साइन है कि जिस डायरेक्शन में P2 मूव कर रहा था उस डायरेक्शन में आपका क्या मूव करेगा, जब वो दोनों आपस में, मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता तो पॉजिटिव का मतलब ये होता ये वाली डायरेक्शन जो P1 की थी, लेकिन नेगेटिव आया तो नेगेटिव का मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में मूव करेंगे दोनों, जब ये आपस में कोलाइड करे और चिपक गए आपस में, जिस डायरेक्शन में P2 मूव कर रहा था नेगेटिव साइन की वजह से। ठीक है। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and rolls down a hill with constant acceleration. It travels 400 मीटर in 20 सेकेंड। d 400 मीटर है, t कितना है 20 है। अच्छा, और एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है। अब मुझे पता है इक्वेशंस ऑफ मोशन से कि d इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। d मुझे 400 दिया हुआ है, u मेरा 0 है, t मुझे दिया है तो मैं a निकाल लूँगा, बिल्कुल निकाल लोगे। तो 400 इज इक्वल टू 200 इंटू ए, तो ए क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब मैंने अपने जो फर्स्ट चैप्टर था उसकी इक्वेशन यहाँ पे यूज़ किया, और देखो हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी हर जगह काम आएगी। तो एक्सेलेरेशन हमने निकाल ली, फाइंड इट्स एक्सेलेरेशन निकाल लीजिए। अब बताओ फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ मास इज 7 मीट्रिक टन्स। एफ क्या होता है एम ए, और ये है 7 मीट्रिक टन। ठीक है, और इसको कितना करना है, एक्सेलेरेशन से मल्टीप्लाई करना है 2। अब एक चीज़ याद रखना कि जो 1 मीट्रिक टन होता है उसमें 1000 किलोग्राम होते हैं, तो 7 मीट्रिक टन में कितना वो होगा हमारा वेट, वो होगा 7000। तो 7000 इंटू 2 जो कि आ जाएगा 14000 न्यूटन। तो मतलब 14000 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है जी। अ कार ए ऑफ मास 1500 किलोग्राम ट्रैवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड, मतलब यू ऑफ ए 25 मीटर पर सेकेंड है, कोलाइड्स विद अनदर कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम ट्रैवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड, और बोला कि सेम डायरेक्शन है, और जब सेम डायरेक्शन है तो दोनों ही पॉजिटिव माने जाएंगे, मतलब ये वेलोसिटी जो है पॉजिटिव मानी जाएगी। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स, मतलब वी ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरे की कैलकुलेट करनी है कोलिजन के बाद क्या होगा, तो क्या करेंगे हम इसमें, सिंपल है, एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी इज इक्वल टू एम ए इंटू वी ए प्लस एम बी इंटू वी बी। एम ए यू ए कितना है 1500 इंटू 25, एम बी यू बी कितना है 1000 इंटू 15, एम ए यू ए कितना है 1500 इंटू 20 प्लस एम बी वी बी कितना है, एम बी तो हमारे पास 1000 है और वी बी अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं 37500 15000, तो ये कितना बना 52500 डिवाइडेड बाई कितना इक्वल टू, ये आ जाएगा इतना प्लस 1000 वी बी। अब मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 22500 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू वी बी, मतलब तो वी बी की यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 22.5 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें यहाँ पे लगाना था। अ बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम रनिंग एट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड जम्प्स ऑन टू अ ट्रॉली। ट्रॉली का वेट कितना है एम्प्टी 20 किलोग्राम ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 1.5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज देयर कॉमन वेलोसिटी। ये लड़का था, ये ट्रॉली थी, ट्रॉली भी इस डायरेक्शन में मूव करी, ये भी इस डायरेक्शन में मूव करा, फिर ये लड़का क्या करता है इस ट्रॉली में आके जंप कर जाता है। ये लड़का जिस इस ट्रॉली में आके जंप कर गया तो अभी एक नया सिस्टम बन गया, नए सिस्टम में इन दोनों का मास कंबाइन है, तो कंबाइंड वेलोसिटी निकालनी है। तो फिर वही इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम।
इनिशियल मोमेंटम कितना था 50 इंटू 5 प्लस 20 इंटू 1.5। अब क्योंकि वो लड़का जो है उस ट्रॉली में जंप कर गया है तो वो कंबाइंड सिस्टम की तरह एक्ट करेंगे 50 प्लस 20 और इनकी एक कॉमन वेलोसिटी होगी और यही हमें निकालनी है। तो यहाँ से v कितना आ गया 250 प्लस 30 अपॉन 70, तो मतलब 280 अपॉन 70 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब अब ये ट्रॉली जिसमें वो लड़का बैठा हुआ है जंप करने के बाद उनकी कंबाइंड वेलोसिटी जो होगी वो होगी 4 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अ गर्ल ऑफ मास 50 किलोग्राम, एम जी कितना दे रखा है 50 किलोग्राम, जम्प्स आउट ऑफ अ रोइंग बोट ऑफ मास, बोट का क्या है 300 किलोग्राम, ऑन टू अ बैंक विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब यू जी दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड, विद वट वेलोसिटी डज द बोट बिगेन टू मूव बैकवर्ड्स। तो ये कंसेप्ट किसका है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कि जिस तरीके से एक बुलेट और गन रिकॉइल करती है तो सेम चीज़ ये है। पहले ये दोनों एक बोट में थे और ये मोस्ट प्रोबेबली ये बोट रेस्ट में थी, तो इनका जो इनिशियल मोमेंटम था वो ज़ीरो था, पी ज़ीरो था। अब इस लड़की ने बाहर जंप मार दी और जब इसने बाहर जंप मारी तो थर्ड लॉ से ये बोट पीछे की तरफ गई, लड़का आगे की तरफ गया तो बोट किस तरफ जाएगी पीछे की तरफ जाएगी। लड़की की स्पीड हमें पता है, मास पता है, बोट की हमें वो मास पता है लेकिन स्पीड नहीं पता कि जिस स्पीड से वो बैकवर्ड जा रही है। तो फिर वही हम क्या लगाएंगे कि इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो था लेकिन फाइनल मोमेंटम कुछ होगा लेकिन वो ज़ीरो होना चाहिए कंपैरेटिवली। तो हमें पता है कि ज़ीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गर्ल की स्पीड प्लस मास ऑफ बोट और उसकी स्पीड बैकवर्ड मूव करने की। तो यहाँ से हमें पता लगता है जो v है मतलब बोट की बैकवर्ड की स्पीड वो कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ mg/mb इंटू यू जी। एम जी कितना है 15, एम बी कितना है 300 और यू जी कितना है 3। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 1/2 मीटर पर सेकेंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है जी, तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आंसर सेशंस। आई होप आपको इसमें बेसिकली न्यूमेरिकल्स तो वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बनते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बनते हैं। ठीक है, फोर्स पूछ लेगा, उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशंस का यूज़ करना पड़ेगा, वो सब पूछ लेगा। काइंड ऑफ आसान था। आपको जो चीज़ इसमें अच्छे से प्रिपेयर करनी है वो चीज़ प्रिपेयर करनी है आपको, इनर्शिया वाली चीज़ कि डिफरेंट सिस्टम्स में इनर्शिया कैसे एक्ट कर रहा है। जैसे वो पेड़ को हिला रहे हैं तब इनर्शिया कैसे एक्ट कर रहा है, या फिर कारपेट को हम बीट कर रहे हैं ताकि डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाए, वो कैसे बीट कर रहा है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो आप सबको बुक्स पढ़नी है, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको समझना है, या समझा तो दिया है बस उसको लिखना कैसे है वो आप लोग बुक से देखेंगे, एनसीईआरटी वगैरह से डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, और कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। ठीक है, तो मिलते हैं हम फिर अगले चैप्टर में।